Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो let's begin the sixth lecture of this beautiful chapter, Waves. चलिए बच्चों, तो हमारा पहला टॉपिक है मीडिया दैट ट्रांसमिट साउंड. तो देखिए बच्चों, जो मेजॉरिटी ऑफ द साउंड जो हम लोग सुनते हैं वो ट्रांसमिट होता है थ्रू द एयर. हाउएवर एनी इलास्टिक सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, कैन ट्रांसमिट साउंड. इलास्टिसिटी क्या होती थी? आई होप यू रिमेंबर. इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल that has changed shape in response to an applied force to resume its initial shape once the distorting force is removed. है ना? तो इस वजह से हम लोग स्टील को क्या कहते हैं कि वो एक इलास्टिक सब्सटेंस है. लेकिन अगर एक है ना ऑपोजिट एग्जांपल देखें पुट्टी का, तो वो इन इलास्टिक होता है. ठीक है. इन इलास्टिक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स atoms are relatively close together, respond quickly to one another's motions and transmit energy with little loss. है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इलास्टिक लिक्विड और सॉलिड की बात अगर हम लोग करें तो उसमें जो एटम्स हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, और अगर एक एटम को खींचा जाए तो दूसरा एटम जो है ना वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है. साउंड ट्रेवल्स अबाउट 4 times faster in water than in air and about 15 times faster in steel than in air. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो स्टील में सबसे ज्यादा है ना, अगर हम लोग वाटर और एयर में कंपेयर करें तो. ठीक है. तो बच्चों हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि रिलेटिव टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एयर क्या है? ये पुअर कंडक्टर ऑफ साउंड है. यू कैन हियर द साउंड ऑफ अ डिस्टेंट ट्रेन मोर क्लियरली इफ योर एयर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द रेल. है ना? तो ट्रेन की जो पटरी है, रेल की जो पटरी है, तो उस पर अगर आप कान लगा देंगे तो आप दूर के ट्रेन की आवाज को आप सुन पाएंगे, क्योंकि वो इस रेलवे ट्रैक के थ्रू आप तक पहुंच रहा है. सिमिलरली अ वॉच प्लेस्ड ऑन अ टेबल बियॉन्ड हियरिंग डिस्टेंस कैन बी हर्ड इफ यू प्लेस योर ईयर टू द टेबल. है ना? ये सारे एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं. और क्लिक सम रॉक्स टुगेदर अंडर वाटर while your ear is submerged. You'll hear the clicking sound very clearly. If you have ever been swimming in the presence of motorized boats, you probably notice that you can hear the boat's motors much more clearly underwater than the above water. है ना? तो हो सकता है आपने ये नोटिस नहीं करा हो, तो अब कभी भी मौका मिले तो ये नोटिस करिएगा, क्योंकि एयर के कंपेयर में, है ना, एयर के कंपैरिजन में वाटर के थ्रू साउंड का प्रोपगेशन ज़्यादा ईजियर होता है. ठीक है. Liquids and crystalline solids are generally excellent conductors of sound, much better than air. ठीक है. The speed of sound is generally greater in solids than in liquids and greater in liquids than in gases. ठीक है. अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि साउंड जो है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती, बिकॉज द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम. अगर मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड का प्रोपगेशन कैसे होगा? है ना? वहां पर कुछ भी नहीं होगा जिससे कंप्रेस या एंड एक्सपैंड किया जा सके. ठीक है. इलास्टिसिटी को बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो स्ट्रेचीनेस नहीं है ना, रबर बैंड की जो स्ट्रेचीनेस है उसको आप इलास्टिसिटी से कंपेयर ना करें. सम वेरी स्टिफ मटेरियल्स आर इलास्टिक, जैसे कि स्टील. ठीक है. अब बच्चों हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की. ठीक है. इफ वी वॉच अ पर्सन एट अ डिस्टेंस चॉपिंग वुड और सी अ फार अवे बेसबॉल प्लेयर हिट अ बॉल, we can easily see that the blow takes place an appreciable time before its sound reaches our ears. है ना? तो इसी तरीके का एक और एग्जांपल है थंडर का. है ना? थंडर जो है वो देर से सुनाई देता है, और जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग है वो जल्दी दिखाई देती है ना. These common experiences show that sound requires a recognizable time to travel from one place to another. है ना? उसको एक समय की आवश्यकता होती है ट्रैवल करने के लिए. The speed of sound depends on wind conditions, temperature and humidity. है ना? ये सारी चीजें हैं जो speed of sound को अफेक्ट करती है. ठीक है. It does not depend on the loudness or the frequency of the sound. All sounds travel at the same speed. ठीक है ये बात. तो साउंड की स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है? लाउडनेस और द फ्रीक्वेंसी, इन दोनों चीजों पे ही वो डिपेंड नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? विंड की कंडीशन पे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे. ठीक है. अब देखिए बच्चों, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट 330 मीटर्स पर सेकेंड
मतलब लगभग आप इसे किलोमीटर पर आवर में अगर देखें तो 1200 किलोमीटर पर आवर है। अ लिटिल मोर देन 1 मिलियंथ द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कितना कम है ये स्पीड ऑफ लाइट से अगर कंपेयर करें तो। वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस दिस स्पीड स्लाइटली, तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो क्या होता है, उसके बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू वार्म एयर दैन कोल्ड एयर, ये एक्सपेक्टेड भी है बिकॉज द फास्टर मूविंग मॉलिक्यूल्स इन वार्म एयर बम्प इनटू वन अनदर मोर ऑफन एंड देयरफॉर कैन ट्रांसमिट अ पल्स इन लेस टाइम, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेस बाय 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम लोग ये डिराइव भी करेंगे, है ना, कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो है स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। सो इन एयर एट अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर ऑफ अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस साउंड ट्रेवल्स एट अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लासेस करेक्शन। तो देखिए बच्चों, न्यूटन ने सजेस्ट करा था एक थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन अ गैसियस मीडियम। उन्होंने क्या अज्यूम करा था, उन्होंने ये अज्यूम करा था कि जब साउंड वेव प्रोपोगेट करती है थ्रू अ गैस तो उनके हिसाब से टेम्परेचर वेरिएशंस इन द लेयर्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन आर नेग्लिजिबल, है ना। तो उनका ये कहना था कि टेम्परेचर में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। द लॉजिक परहैप्स वाज दैट द लेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ wider mass of the gas so that by exchanging heat with the surrounding the temperature of the layer will remain equal to that of the surrounding, है ना। तो ये उनका कहना था, ठीक है। तो बच्चों, उन्होंने ये एज्यूम करा था कि जो लेयर्स हैं, है ना, लेयर्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाइडर मास ऑफ द गैस, वो क्या करेंगी, सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज करेंगी उनके हिसाब से, और इस वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर रहेगा, ठीक है। हेंस द कंडीशंस आर आइसोथर्मल एंड बॉयल्स लॉ विल बी एप्लीकेबल, सही बात है। तो हम लोग जानते हैं कि पीवी बराबर कांस्टेंट कहा जा सकता है, तो वहां से क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इक्वल टू 0। तो यहां से बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी पी के बराबर, ठीक है। लेकिन बच्चों, हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या डिराइव करा था, अंडर द रूट ऑफ बी बाय रो, क्लियर है बात। तो बल्क मॉडुलस को अब रिप्लेस किया जा सकता है किससे, प्रेशर से, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस वो क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर द रूट ऑफ p बाय रो, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना, इज रो इक्वल टू 1.293 kg पर मीटर क्यूब। इसी को कहते हैं बच्चों STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अगर ये जो ऊपर हम लोग फॉर्मूला देखा, इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक्चुअली क्या हो गई थी कि जो मेजर्ड स्पीड ऑफ साउंड है उससे काफी कम आ रही थी, है ना। मेजर्ड स्पीड ऑफ साउंड जो थी वो आ रही थी 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों, इसके बाद रूल आता है लैपलास का, है ना। लैपलेस ने क्या सजेस्ट करा कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन टेक्स प्लेस टू रैपिडली, और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर कोई प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो गैस एलिमेंट है बीइंग कंप्रेस्ड और रेयरफाइड डज नॉट गेट एनफ टाइम, किस चीज के लिए वक्त नहीं मिलता है उसे, टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तब जाकर के बच्चों लोगों को ये समझ में आया कि हमें यहाँ पर पीवी बराबर कांस्टेंट नहीं बल्कि पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट यूज करना चाहिए। और यहां से, है ना, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू देखिए गामा टाइम्स पी आ रही है, ना कि पी, है ना। बल्क मॉडुलस कितना आ रहा है, गामा टाइम्स पी के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों जो फाइनल स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है, वी बराबर अंडर द रूट ऑफ गामा पी बाय रो। तो न्यूटन ने जो सजेस्ट करा था वो सही नहीं आया, तो लैपलास के करेक्शन की वजह से जो वी का फॉर्मूला आया वो बिल्कुल सही है ना। तो फॉर एयर हम लोग देख सकते हैं कि गामा जो है वो लगभग आप मान सकते हैं 1.4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी में डायटोमिक गैसेज हैं। एंड पुटिंग वैल्यूज ऑफ पी एंड रो एज बिफोर इक्वेशन गिव्स द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट S2P टू बी 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज क्वाइट क्लोज टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग मैथमेटिकली इस चीज को समझ सकते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर।
तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से देखा था पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब अगर हम लोग एक गिवन मास की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग गिवन मोल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स्ड हो गए। तो पीवी अपॉन टी उस केस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि डेंसिटी जो है अगर गिवन मास की बात करें तो वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होती है। तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर v है ना, यहाँ पर ऊपर v था तो हम लोग नीचे रो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो p अपॉन रो जो है वो क्या बन जाएगा, c इंटू टी के बराबर, जहां पर c जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। क्लियर है ये बात। तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो आई थी वो क्या आई थी, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, वो क्या आ गई थी, अंडर रूट ऑफ गामा p बाय रो। अब p बाय रो को क्या लिखा जा सकता है, ct लिखा जा सकता है। तो यहां से v बराबर क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ गामा ct। ठीक है। तो यहां से हम लोग ये देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर आप प्रेशर को चेंज करिए, है ना, लेकिन टेम्परेचर मान लीजिए फिर भी अगर कांस्टेंट रह गया, है ना, तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि उस केस में, है ना, चूंकि p बाय रो कांस्टेंट रह रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी नहीं करेगा, है ना। द स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। क्लियर है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को चेंज करा तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि टेम्परेचर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड डेफिनेटली चेंज होगा। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि v जो है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रूट ओवर टी के आ रहा है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग मैथमेटिकली यहां पर समझ सकते हैं कि ह्यूमिड एयर के केस में स्पीड ऑफ साउंड जो है इन एयर वो ज्यादा क्यों हो जाती है। तो देखिए होता क्या है, द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज लेस दैन इन ड्राई एयर एट द सेम प्रेशर। इस वजह से हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस दैन दैट ऑफ ड्राई एयर। एज अ रिजल्ट द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। क्योंकि हम लोगों ने यहां देखा था कि अगर प्रेशर सेम रखेंगे तो रो तो डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है। तो रो जो है ना, दैट इज डेंसिटी, अगर वो बढ़ेगी तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, डेंसिटी के बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड कम होती है और डेंसिटी के कम होने से स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो रही है, डेंसिटी जो है वो ओवरऑल कम हो रही है क्योंकि उसमें वाटर वेपर की मात्रा बढ़ रही है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है एक ड्राई एयर जिसमें N2 ज्यादा होता है, मेजॉरिटी में होता है, तो उसके केस में कम हो गया। क्लियर है ये बात। तो इस वजह से जो फर्क हम लोग देख पा रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि जो डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है। चलिए बच्चों, तो इसके ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, द कांस्टेंट गामा फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन इज 1.40। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 470 meters per second, what will be the speed in hydrogen at the same temperature and pressure? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि गामा जो है दिया हुआ है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के लिए ही 1.40 होता है, और होता इसलिए सेम है क्योंकि दोनों ही डायटोमिक हैं। ठीक है। अब यहां पर हमारे को दे रखा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन जो है वो 470 मीटर पर सेकेंड है, और हमसे पूछा है कि स्पीड इन हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होगा। तो हम लोग यहां पर जानते हैं बच्चों कि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है अंडर द रूट ऑफ गामा p बाय रो। क्लियर है बात। अब देखिए यहां पर गामा तो दोनों के लिए सेम है, साथ ही साथ प्रेशर भी दोनों केस में सेम आ रहा है। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पी एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी, जहां पर एम नॉट क्या होता था, एम नॉट होता था मोलर मास। क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए हमारे को P अपॉन रो का रिप्लेसमेंट मिल गया कि क्या आ जाएगा, वो आर टी अपॉन एम नॉट। ठीक है। तो हम लोग एक नया फॉर्मूला यहां पर, है ना, यहां पर फॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट। क्लियर है बात। तो ये फॉर्मूला जो है आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल देखिए हम लोग अब यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गामा सेम है, आर सेम है, टी सेम है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि VO2 अपॉन VH2 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एम नॉट ऑफ H2 अपॉन एम नॉट ऑफ O2। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, VH2 हमारे पास आ जाएगा VO2 जो कि कितना दिया हुआ है
470 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ क्या आ जाएगा, m0O2 अपॉन m0H2। तो m0O2 कितना हो जाएगा, तो वो तो हो जाएगा 32 ग्राम्स अपॉन m0H2 कितना हो जाएगा, तो वो सिंपली 2 ग्राम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, ये आ जा रहा है 470 मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 16 जो कि होता है 4। तो यहाँ पर सिंपली 4 टाइम्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि VH2 आ जाएगा। तो VH2 हमारे पास कितना आ जा रहा है, 1880 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 4 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी इन साउंड वेव्स। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि वेव मोशन ऑफ ऑल काइंड्स पोजेसेस एनर्जी ऑफ वेरिंग डिग्रीज, है ना। अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द सन की बात करें तो वो हमारे तक एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी लाती है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पा रही है। लेकिन अगर उसको कंपेयर करें, है ना, तो एनर्जी इन साउंड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, दैट इज बिकॉज प्रोड्यूसिंग साउंड रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसका बच्चों एग्जाम्पल भी दे रखा है कि 10,000 पीपल टॉकिंग एट द सेम टाइम वुड प्रोड्यूस साउंड एनर्जी इक्वल ओनली टू द एनर्जी नीडेड टू लाइट अ कॉमन फ्लैश लाइट, है ना। तो सिर्फ ये इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। 1 करोड़ लोग अगर बात करेंगे तो भी वो कितनी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, इतनी एनर्जी जो कि सिर्फ एक कॉमन फ्लैश लाइट को जलाने के केपेबल हो। ठीक है, तो हियरिंग कैसे पॉसिबल हो पा रही है फिर, अगर इतनी, है ना, इतनी कम एनर्जेटिक होती है साउंड वेव, तो उसकी वजह है हमारे रिमार्केबली सेंसिटिव ईयर्स। ठीक है, ओनली द मोस्ट सेंसिटिव माइक्रोफोन कैन डिटेक्ट साउंड दैट इज सॉफ्टर देन व्हाट वी कैन हियर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक और मजेदार चीज हम लोग जानने वाले हैं, वो ये है कि साउंड एनर्जी डिसिपेट्स टू थर्मल एनर्जी व्हाइल साउंड ट्रैवल्स इन एयर। ठीक है, एनर्जी का डिसिपेशन भी हो जाता है। ठीक है ना, अब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उनका जो है डिसिपेशन और ज्यादा रैपिड होता है। तो वही यहाँ लिखा है, फॉर वेव्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी द साउंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटरनल एनर्जी मोर रैपिडली देन फॉर वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसीज। तो इस वजह से क्या होता है, साउंड ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज वो ट्रैवल करती है फार्दर थ्रू एयर देन साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज। इसीलिए बच्चों, जो शिप्स में जो फॉग हॉर्न्स होते हैं, है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी कम रखी जाती है, क्योंकि हमें चाहिए कि वो बहुत दूर तक वो आवाज जाए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स। तो देखिए बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसे डिफाइन किया गया है एज द एवरेज एनर्जी जो कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रही है। किस तरीके से, परपेंडिकुलरली। ठीक है, कितने देर में, यूनिट टाइम में। ठीक है, तो एक तरीके से ये एवरेज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। और ये एरिया कैसा होगा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर में एरिया होना चाहिए। ठीक है, इट में ऑल्सो बी स्टेटेड एज द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, क्योंकि पावर खुद क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, the loudness of sound that we feel is mainly related to the intensity of sound। तो बेसिकली इंटेंसिटी ही ये डिफाइन करती है कि लाउडनेस कितना होगा। ठीक है, साथ ही साथ वो फ्रीक्वेंसी पे भी कुछ एक्सटेंट तक डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब अगर हम लोग कैलकुलेशन पर आए तो हमें एक साउंड वेव ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो मान लेते हैं कि उसकी इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी है, s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। और अगर एक साइन में है तो दूसरी को कोसाइन में होना पड़ेगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी। तो ये एक ही साउंड वेव की, है ना, अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन है। एक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के फॉर्म में और एक है एक्सेस प्रेशर डेवलप्ड बाय द वेव के फॉर्म में। क्लियर है ये बात। यहां पर हमारे को ये याद है कि पी नॉट और एस नॉट में क्या रिलेशन होता है, पी नॉट इज इक्वल टू बी के एस नॉट या फिर बी ओमेगा बाई बी एस नॉट होता है। ठीक है, अब बच्चों एक काम करते हैं, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए सेलेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन। क्लियर है ये बात। द मीडियम टू द लेफ्ट ऑफ इट एक्सर्ट्स अ फोर्स P इंटू ए ऑन द मीडियम टू द राइट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है
उसके लेफ्ट वाला जो मीडियम है वो उस पर राइट की तरफ धक्का लगा रहा है, कितने से, P इंटू ए का धक्का लगा रहा है, ठीक है। द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स मूव लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज अलोंग द फोर्स विद द स्पीड डेल एस बाई डेल टी। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो साउंड वेव है ये तो लॉन्गिट्यूडनल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है जो पार्टिकल्स है ना ऑफ द मीडियम, वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर पाएंगे, ठीक है। और उनकी वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, डेल एस बाई डेल टी। दस द पावर डब्ल्यू ट्रांसमिटेड बाय द वेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन कंसिडर्ड, वो कितना हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो इस पर फोर्स लग रहा है कितना, P इंटू ए, और वेलोसिटी कितनी है, डेल एस बाय डेल टी है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, पावर को लिख दिया फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट इज P A इंटू डेल एस बाय डेल टी, ठीक है। अब ये बच्चों क्वाइट ऑब्वियस है कि डेल एस बाई डेल टी जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर डेल एस बाई डेल टी नेगेटिव आ जाएगा तो पावर ऑब्वियस है कि नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि पावर होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो डॉट प्रोडक्ट वाली चीज है उसका टेकन केयर हो चुका है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग डेल एस बाई डेल टी करेंगे, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो डेल एस बाई डेल टी के लिए पहले एस देख लेते हैं क्या था। तो एस हमारे पास था एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। तो यहां से बच्चों हम लोग डेल एस बाय डेल टी कितना बोल सकते हैं, तो टाइम को हमारे को वेरिएबल मानना है, तो यहाँ पर ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एस नॉट ओमेगा, और साथ ही साथ साइन ऑफ ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। क्लियर है? तो डेल एस बाय डेल टी क्या आ गया, एस नॉट ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। क्लियर है? और प्रेशर ऑलरेडी कितना था, पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी। क्लियर है ये बात? तो अब हमारे को अगर पावर निकालना है तो हमारे को प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल एस बाय डेल टी करना था। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू कॉस ऑफ दिस, डेल एस बाय डेल टी हो जाएगा एस नॉट ओमेगा इंटू कॉस ऑफ दिस, और एक एरिया भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, है ना, P इंटू ए इंटू डेल एस बाई डेल टी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, A तो एज इट इज है, P बराबर पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये तो आ गया, साथ ही साथ डेल एस बाई डेल टी भी जो है वो कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पावर कुछ इतना आ रहा है। क्लियर है बात? तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि कॉस स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है ना, ओवर अ कंप्लीट साइकिल और फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इस केस में इंटेंसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली होती है एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अक्रॉस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर का एवरेज हाफ हो जाएगा और इसे हम लोग एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैपिटल ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इंटेंसिटी कितनी आ गई, हाफ ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बी बाई वी। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी क्या आ गई, हाफ ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बी बाई वी, या फिर इसे और क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है ओमेगा को अगर 2 पाई न्यू लिख दिया जाए ना, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो वहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बी एस नॉट स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी के। क्लियर है ये बात? साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि ये किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कन्वर्ट किया जा सकता है इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर वी अपॉन 2b में, है ना। और किस इक्वेशन की मदद से, तो हम लोग जानते हैं कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एस नॉट एंड पी नॉट, है ना। तो उस इक्वेशन का यूज करके हम लोगों ने इंटेंसिटी को एक और फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, रो वी स्क्वायर के। तो इंटेंसिटी को और कैसे लिखा जा सकता है, ये देखिए पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी के फॉर्म में। तो हम लोग इन केसेस में ये देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, स्क्वायर ऑफ द प्रेशर एम्पलीट्यूड पी नॉट के, ना। हर जगह हम लोग यही देख पा रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है वो पी नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसके ऊपर एक आसान सा सवाल देख लेते हैं ना। सवाल है, द प्रेशर एम्पलीट्यूड इन अ साउंड वेव फ्रॉम अ रेडियो रिसीवर is 2 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
and the intensity at a point is 5 into 10 to the power minus 7 watt per meter square. If by turning the volume knob, the pressure amplitude is increased to 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton per meter square, evaluate the intensity. ठीक है, तो बच्चों कुल मिला के इस सवाल में ये किया गया था कि प्रेशर के एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया गया है ना, तो वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 से 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया. तो जो पुरानी इंटेंसिटी थी दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो उसके कंपैरिजन में अब हमें बताना है कि इंटेंसिटी जो है वो अब कितनी हो गई. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ हमने प्रेशर एम्पलीट्यूड को चेंज करा है, बाकी तो किसी चीज़ को चेंज नहीं करा. तो इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इंटेंसिटी चूंकि प्रोपोर्शनल किसके होती है, प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो यहाँ पर आई डैश अपॉन आई को क्या लिखा जा सकता है, पी नॉट डैश अपॉन पी नॉट का होल स्क्वायर. तो यहाँ से देखिए बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो नई इंटेंसिटी वो कितनी आ गई, 7.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं. सवाल है, माइक्रोफोन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर is placed in front of a small speaker emitting 3 watt of sound output. If the distance between the microphone and the speaker is 2 meters, how much energy falls on the microphone in 5 seconds? ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक छोटी सी थ्योरी देख लेते हैं. थ्योरी ये कहती है कि लेट अस अज्यूम दैट द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द साउंड वेव इज कंजर्व्ड, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने फास्ट रेट से क्या होता है कि जो एनर्जी है उसका हीट में कन्वर्जन होता है. लेकिन हम लोग अभी अगर उसे एज्यूम करें कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रह रही है एज दिस स्प्रेड फ्रॉम दिस सोर्स, तो क्या होगा, लेट अस ऑल्सो सेंटर एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर ऑन द सोर्स. ठीक है, ऑल द एनर्जी इमिटेड बाय द सोर्स, उसे क्या होना पड़ेगा, इट मस्ट पास थ्रू द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि एनर्जी जो बाहर जा रही है वो तो कंजर्व्ड है. Thus the time rate at which energy is transferred through the surface by the sound waves must equal the time rate at which energy is emitted by the source. है ना, जिस रेट से आखिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से तो एनर्जी ट्रांसफर होगी थ्रू दिस सरफेस. क्लियर है ये बात. तो यहाँ पर उसे ही हम लोग क्या लिख रहे हैं, PS, मतलब पावर ऑफ द सोर्स. तो इंटेंसिटी आई एट द स्फीयर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पावर, है ना, मतलब कि एनर्जी पर यूनिट टाइम जो उस स्फीयर को मिल रही है डिवाइडेड बाय उसका जो एरिया है, और एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. क्लियर है, तो वही चीज देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि वेयर 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्फीयर. तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स ये क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सोर्स. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस थ्योरी को समझ लेने के बाद हम लोग बड़े आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग अब देख पा रहे हैं कि माइक्रोफोन जो है वो साउंड को कैच करेगा. ठीक है, तो माइक्रोफोन जो है वो कहाँ पर है, वो है 2 मीटर रेडियली दूर. ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है माइक्रोफोन का, तो वो है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब ये रहा हमारा स्पीकर, है ना, जिसे S से डिनोट किया गया है, और पावर कितनी है, 3 वॉट है, मतलब 3 जूल पर सेकेंड एनर्जी वो एमिट कर रहा है. तो अब हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कितनी एनर्जी फॉल कर रही है ऑन द माइक्रोफोन इन 5 सेकेंड्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर पावर हमारे को दिया हुआ है ना, पावर दिया हुआ है कितना, 3 वॉट. उसके अलावा जो स्मॉल आर है वो कितना दे रखा है हमारे को, 2 मीटर्स दे रखा है. क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी. सबसे पहले तो वो कितना हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये इंटेंसिटी क्या बता रही है कि आर रेडियल डिस्टेंस पर, ठीक है, आर रेडियल डिस्टेंस पर जो है कितनी एनर्जी फॉल कर रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. लेकिन हमारा जो माइक्रोफोन है उसका एरिया यूनिट एरिया तो नहीं है, वो कितना है, 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो है अगर एनर्जी निकालना चाह रहे हैं जो उसके पास आ रही है 5 सेकेंड में, तो हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो P अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एनर्जी जो यूनिट एरिया को मिल रही है 1 सेकेंड में. तो हमारे जो ये जो है ना, ये जो माइक्रोफोन है उसका एरिया कितना है, तो उसका एरिया है देखिए 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर से,
तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी जो है वो फॉल कर रही है। अब हमें 5 सेकंड में चाहिए तो यहाँ पर 5 सेकंड भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जो हमारा जवाब आएगा यही क्या हो जाएगा कि 5 सेकंड में कितनी एनर्जी माइक्रोफोन के ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, तो बच्चों इसे कैलकुलेट करने पर ये आ जाता है 24 माइक्रो जूल के बराबर, मतलब 24 इंटू 10⁻⁻6 जूल के बराबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों तो एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एयर थ्रू विच अ साउंड वेव ऑफ इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁻6 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंड फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज इज पासिंग। डेंसिटी ऑफ एयर दे रखी है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है 330 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे को कौन सा फॉर्मूला चाहिए, इंटेंसिटी इक्वल टू 2π² S0 स्क्वायर न्यू रो नॉट V वाला। क्लियर है, तो यहां से देखिए हमारे को S0 स्क्वायर मिल जाएगा और फिर उसका अंडर रूट लेकर के हमारे को S0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे को है ना S0 स्क्वायर कैसा मिलेगा, I/2π² न्यू स्क्वायर रो नॉट V। यहाँ पर इंटेंसिटी जो है हमारे को दे रखी थी 2 इंटू 10⁻⁻6, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर डिनोमिनेटर में 2π² तो है ही, उसके अलावा न्यू का स्क्वायर, न्यू हमारे को कितना दे रखा था 1000 हर्ट्ज है ना, तो यहाँ पर देखिए 1000 हर्ट्ज जो है उसका स्क्वायर करने पर ये 10⁻6 बन जाएगा। क्लियर है, उसके अलावा रो नॉट और V है ना, तो रो नॉट जो है वो हमारे को दे रखा था SI यूनिट में 1.2 kg पर मीटर क्यूब, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी दे रखा था 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यूज हमने इस तरीके से रख दी, और इन्हें सॉल्व करने पर जो S0 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर। तो देखिए बच्चों म्यूजिशियंस जो होते हैं दे यूजुअली स्पीक ऑफ म्यूजिकल टोन्स इन टर्म्स ऑफ 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए देखते हैं वो 3 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। अब एक एक करके चलिए इनको समझते हैं। ठीक है, तो पिच क्या होता है, पिच बेसिकली जो है वो सेंसेशन होता है जिससे आप बफेलो की वॉइस, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में फर्क बता पाते हैं, है ना। इन तीनों की वॉइस में एक पर्टिकुलर फर्क है। जैसे बफेलो की वॉइस ले लीजिए, उसको हम लोग कहते हैं कि उसकी पिच जो है वो लो है, जैसे कि शिप्स में जो फॉग हॉर्न्स लगे होते हैं, है ना, तो उनकी भी जो पिच होती है वो क्या होती है, कम होती है। अब मेल वॉइस है ना हैज हायर पिच एज कंपेयर टू बफेलो वॉइस, लेकिन फीमेल की जो वॉइस है जनरली वो और भी ज्यादा पिच वाली होती है। क्लियर है ये बात। दिस सेंसेशन प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन इट इन द साउंड। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि फीमेल की वॉइस जो है उसमें एक श्रिलनेस, एक पतलापन होता है ना, जो कि जनरली मेल वॉइस में नहीं होता है, और बफेलो वॉइस में तो और भी कम होता है। क्लियर है बात। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच एंड वाइस वर्सा। The dominant frequency of a buffalo voice is smaller than that of a male voice, which in turn is smaller than that of a female voice. Clear है ये बात। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं साउंड इंटेंसिटी एंड लाउडनेस की, है ना, जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। The intensity of sound depends on the amplitude of pressure variations within the sound wave. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। And as with all waves, intensity is directly proportional to the square of the wave amplitude. ये वेव्स की एक स्पेशलिटी होती है। ठीक है, इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। क्लियर बात। वॉट होता है पावर की यूनिट, और पावर की यूनिट को भी एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, इंटेंसिटी। द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू इंटेंसिटीज कवरिंग द एनॉर्मस रेंज फ्रॉम 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, टू मोर देन 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो कि थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। क्लियर है बात। तो हमारा जो ईयर है वो इन रेंजेस को, है ना, क्या कर सकता है, इन रेंजेस को जो है कवर करता है। बिकॉज द रेंज इज सो ग्रेट, इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10 with the barely audible 10⁻⁻12 watt per meter square as a reference intensity called 0 Bell, है ना। ये जो यूनिट है इट इज एक्चुअली नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है,
अ साउंड 10 टाइम्स मोर इंटेंस हैज एन इंटेंसिटी ऑफ 1 बेल, जो कि कितना हो जाएगा 10 डेसिबल कह देंगे उसे, या फिर 10 टू द पावर -11 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मूला आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 log 10 आई अपॉन आई नॉट। यहाँ पर आप इंटेंसिटी पुट कर दीजिए, ठीक है, और आई नॉट क्या है, आई नॉट वही जो रेफरेंस इंटेंसिटी है, दैट इज 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारे को क्या मिल जाएगा, साउंड लेवल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, फिजियोलॉजिकल हियरिंग डैमेज बिगिंस एट एक्सपोजर टू 85 डेसिबल्स, ठीक है। द डिग्री ऑफ डैमेज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ एक्सपोजर and on frequency characteristics. Damage from loud sounds can be temporary or permanent depending on whether the organ of corti, the receptor organ in the inner ear, is impaired or destroyed. A single burst of sound can produce vibrations in the organ intense enough to tear it apart, है ना। तो इसीलिए हमारे को अपने ईयर्स को लेकर के बहुत ही केयरफुल रहना होगा। Less intense but severe noise can interfere with cellular processes in the organ and cause its eventual breakdown. और सबसे दुखद बात यह है कि the cells of the organ do not regenerate, ठीक है। तो इस वजह चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, if the intensity is increased by a factor of 20, by how many decibels is the sound level increased? तो देखिए बच्चों, साउंड लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा बराबर होता है ना 10 log आई अपॉन आई नॉट। क्लियर है ये बात। तो अब हमारे से क्या कहा गया है कि इंटेंसिटी को कितने से इंक्रीज करा गया, बाय अ फैक्टर ऑफ 20। तो मान लीजिए बीटा 1 कितना था, बीटा 1 था 10 log, है ना, आई अपॉन आई नॉट। अब जो बीटा 2 हो गया वो कितना हो जाएगा 10 log आई की वैल्यू कितनी लिख देंगे अब 20 आई, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 20 आई और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन आई नॉट, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछा गया है कि कितने डेसिबल से साउंड लेवल इंक्रीज हुआ। तो हम लोग बीटा 2 माइनस बीटा 1 कर देंगे तो कितने से इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 10 log, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 20 आई अपॉन आई नॉट है, 20 आई अपॉन आई नॉट माइनस 10 log आई अपॉन आई नॉट आ गया। क्लियर है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ 20। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 10 log 20, जो कि लगभग कितने के बराबर आ जाएगा 13 डेसिबल के अराउंड, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो साउंड लेवल के ऊपर ना एक और सवाल देखते हैं ना। सवाल है, द साउंड लेवल एट अ पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 30 डेसिबल, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि साउंड लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इक्वल टू 10 log आई अपॉन आई नॉट। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हमसे क्या बोला गया है कि जो साउंड लेवल है उसे कितने से इंक्रीज किया गया, 30 डेसिबल से इंक्रीज करा गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 30 डेसिबल, है ना। और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, है ना। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 10 log i2 अपॉन i1 के बराबर। क्लियर है ये बात, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि बीटा 1 कितना हो जाएगा 10 log i1 बाय आई नॉट, बीटा 2 हो जाएगा 10 log i2 बाय आई नॉट। तो जब हम लोग उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये i2 बाय i1 वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि log ऑफ i2 अपॉन i1 ये कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये बराबर आ जा रहा है 3 के। क्लियर है ये बात। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, i2 अपॉन i1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, मतलब 1000। क्लियर है। अब हमें ये चीज पता है बच्चों कि जो इंटेंसिटी है और जो एम्पलीट्यूड है उनमें किस तरीके का रिलेशन होता है। तो i2 अपॉन i1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 का होल स्क्वायर, है ना। यही तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है वेव की। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा P2 अपॉन P1 ऑलमोस्ट इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा 32 के। क्लियर है। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था, बाय व्हाट फैक्टर इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 32 टाइम्स जो है वो
इंक्रीज कर गया। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग तीसरा कैरेक्टरिस्टिक साउंड का जो देखने वाले हैं वो है क्वालिटी। ठीक है, तो वी हैव नो ट्रबल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द टोन फ्रॉम अ पियानो एंड अ टोन ऑफ द सेम पिच फ्रॉम अ क्लैरिनेट, है ना। ऑल्दो मान लेते हैं कि दोनों का पिच सेम भी हो, तो भी आप बड़े आराम से बता देंगे कि ये पियानो की आवाज़ है और ये क्लैरिनेट की आवाज़ है। ईच ऑफ दीज टोन्स हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड, जो उसकी पहचान है एक तरीके से, है ना। और हम लोग कहते हैं कि ये दोनों, है ना, ये दोनों टोन जो है किस चीज़ में डिफर कर रहे हैं, क्वालिटी या फिर टिम्बर में डिफेक्ट कर रहे हैं, है ना, डिफर कर रहे हैं। मोस्ट म्यूजिकल साउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सुपर पोजिशन ऑफ मेनी टोन्स डिफरिंग इन फ्रीक्वेंसी, है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, है ना, अलग अलग टोन्स का कॉम्बिनेशन या सुपर पोजिशन होता है कोई भी म्यूजिकल साउंड। और ये जो वेरियस टोन्स हैं इन्हें कहते हैं पार्शियल टोन्स या फिर सिंपली पार्शियल्स। और आपको याद आ रहा होगा कि इनमें भी जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला होता है उसे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द पिच ऑफ द नोट, है ना। तो उसी के हिसाब से पिच जो है वो बनता है। ठीक है, अ पार्शियल टोन हुज फ्रीक्वेंसी इज अ होल नंबर multiple of the fundamental frequency is called a harmonic. A tone that has twice the frequency of the fundamental, आपको याद होगा, उसे हम लोग सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं। उसी तरीके से 3 टाइम्स वाले को थर्ड हार्मोनिक कहते हैं, एंड सो ऑन। इट इज द वेराइटी ऑफ पार्शियल टोन्स दैट गिव्स अ म्यूजिकल नोट इट्स कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी। तो ये देखिए बच्चों, आपको ध्यान आ रहा होगा, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ये क्या है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग है। तो कोई भी म्यूजिकल, है ना, कोई भी, हम लोगों ने देखा था कि म्यूजिकल साउंड जो है वो किसका सुपर पोजिशन होता है, वो होता है बहुत सारे अलग अलग टोन्स का जो फ्रीक्वेंसी में डिफर करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक कॉम्पोजिट वाइब्रेशन ऑफ द फंडामेंटल मोड एंड द थर्ड हार्मोनिक, है ना। यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड दोनों का सुपर पोजिशन हुआ, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से, है ना, ये म्यूजिकल साउंड क्रिएट हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ अ टोन इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंस एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द वेरियस पार्शियल्स। ठीक है, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्टेन नोट फ्रॉम द पियानो and a clarinet of the same pitch have different qualities that the ear recognizes because their partials are different, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक आवाज़ कहाँ से आ रही है, एक आवाज़ आ रही है पियानो से और एक आवाज़ आ रही है क्लैरिनेट से, लेकिन ऑल्दो उनका पिच सेम रखा गया यहाँ पर, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम रखी गई, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि उनमें कुछ तो फर्क है ना, जो हमारी ईयर जो है वो बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर पाती है। A pair of tones of the same pitch with different qualities have either different partials or a difference in the relative intensity of the partials, जिस वजह से हम लोग फर्क बता पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।